प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल और उसका पहला साल। स्क्रिप्ट पर उनका पूरा नियंत्रण था, लेकिन बिना उनकी परमिशन के स्क्रिप्ट में एक नया किरदार आ गया जिसका नाम है कोरोना। तो अब कोरोना से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि मोदी जी ऑडेशियस, साहसिक और जोखिम भरे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने अपनी ही शैली में इससे भी लड़ने का फैसला किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया, लेकिन लॉकडाउन के पहले ताली और थाली के आयोजन हुए। उसके बाद जब लोगों की राय एक तरफ थी कि आर्थिक बर्बादी से देश को कैसे बचाया जाए, तो सरकार ने एक पैकेज दिए 2 लाख करोड़ से कम, लेकिन गिनवाया 20 लाख करोड़ रुपए। कई देश ये लड़ाई अंधेरे में लड़ रहे हैं। क्या अंत होगा किसी को नहीं पता। भारत में तो एक अलग समस्या हमने देखी, वो थी माइग्रेंट मजदूरों के ट्रेजिक पलायन की। इसके बावजूद कोई ये नहीं कह पा रहा है भारत में कि मोदी सरकार इससे लड़ने में नाकाम रही है। कहा यह जा रहा है आमतौर पर कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। दरअसल मोदी जी को खतरों का खिलाड़ी बनने का शौक है, लेकिन ये काम वो कैसे करते हैं जो दूसरे राजनेता करने के पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचेंगे। ऐसे बड़े बड़े जोखिम के फैसले वो कैसे लेते हैं। उनका पिछले 6 साल का कार्यकाल ऐसी कई घटनाओं से पटा हुआ है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फैसले वो कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं और इस काम को वो कैसे करते हैं। उनका सबसे चौंकाने वाला फैसला था नोटबंदी का। तब आम राय ये बनी कि ये एक गैर जरूरी काम था, ये विफल हुआ और इसका देश को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमी को बड़ी दिक्कत हुई। तब लोगों ने कहा कि अब इसकी विफलता के बाद आगे से मोदी जी कोई एडवेंचर करने के पहले कई बार सोचेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उसके बाद वो एक बहुत ही जटिल जीएसटी लेकर के आए, जिसके बाद इकोनॉमी और बिगड़ गई। तब विपक्ष को लगा कि 2019 में जनता उनको सबक सिखाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो और भी बड़ी जीत के साथ वापस आए। जब दूसरे कार्यकाल में आए तो लोगों को लगा कि अभी तो इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, ये अब इत्मीनान से चलेंगे, थोड़ा फुर्सत से चलेंगे। लेकिन अगस्त का महीना जब आया तो हमने देखा कि उन्होंने एक और भी कल्पना के बाहर का बड़ा काम कर डाला। वो था कश्मीर की ऑटोनॉमी को वापस लेना और कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य के बजाय एक केंद्र शासित राज्य, जो कि एक साधारण राज्यसभा से, विधानसभा से भी छोटी सी चीज होती है, उसमें उन्होंने उसको तब्दील कर दिया। एक ऐसा लॉकडाउन वहां लगाया जो एक प्रकार से अंतहीन सिलसिला बना रहा। जो विरोधी थे राजनीतिक उनको उन्होंने बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते थे। पाकिस्तान और खतरनाक ढंग से रिएक्ट कर सकता था। घाटी के लोगों का उग्र प्रतिकार सामने आ सकता था। लेकिन आज वहाँ के हालात अगर आप देखें तो कोई ये नहीं कह सकता, हालांकि वहाँ मुश्किलें बनी रह सकती हैं, लेकिन अब पुरानी यथास्थिति कभी बहाल होगी। दरअसल बीजेपी के बारे में हम लोग पहले एक थ्योरी डिस्कस करते थे। वो ये थी कि जब बीजेपी सत्ता के बाहर रहती है तो वो कम्युनल पार्टी रहती है, जब सत्ता में आ जाती है तो वो सेक्युलर हो जाती है। लेकिन दूसरे टर्म में हम लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा कि उनकी ध्रुवीकरण की फैक्ट्री से महिला तलाक बिल और उसके बाद नागरिकता कानून जैसे और भी बड़े बड़े प्रोडक्ट बाहर आए। मोदी सरकार की पोजीशन इस पर बड़ी साफ थी कि जो नागरिक बाहर से आएंगे उनको नागरिकता देने में सिर्फ मुसलमानों को अलग रखा जाएगा, हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों को नागरिकता देने में तवज्जो दी जाएगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने तब साफ कहा था कि सरकार देश में एनआरसी भी लाएगी। धर्म के आधार पर नागरिकता देने के ये तरीके हमारी संविधान के मूल भावना के खिलाफ हैं। देश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ बड़ा विरोध आंदोलन खड़ा हुआ, बवाल बढ़ा, तो मोदी जी ने कहा कि एनआरसी पर अभी कोई बात ही नहीं हुई है। थोड़े बहुत सवाल उठे, लेकिन मोदी सरकार ने इन सब को भी हजम कर लिया। सार्वजनिक जीवन का कोई भी विषय हो, उसको ऑल अबाउट मोदी बना देना उनकी एक बड़ी खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी किस तरह से उन्होंने मोदीमय कर दिया, इसकी एक से एक मिसाल है। 2014 में शपथ ग्रहण में सार्क के सारे नेताओं को उन्होंने बुला करके चौंकाया। उसके बाद मेडिसन स्क्वायर तो छोड़ दीजिए, जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी हुआ और उसके बदले में जब फरवरी के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, तो सूत्रधार इसके मोदी थे और ट्रंप उनके इशारों के, उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से परफॉर्म कर रहे थे।
फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस कार्यक्रम के बाद की विडंबना देखिए। ट्रंप अमेरिका लौट करके कोरोना के मिसमैनेजमेंट में फंस गए, लेकिन भारत में मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि भारत दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पर बीमारी के आंकड़े आप जनसंख्या के मुताबिक कह सकते हैं कि अभी बढ़ते हुए भी कंट्रोल में है, लेकिन जो आर्थिक बर्बादी है उसकी बड़ी कीमत हम चुकाने जा रहे हैं। 12 से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। माइग्रेंट ट्रेजेडी ने हमारे एक बहुत अमानवीय चेहरे को सामने रख दिया है। उसके बावजूद उनके समर्थकों का कहना है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी यहाँ से और बढ़ी है। यहाँ पर भी मोदी जी को जो एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी के नाते बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है वो मिल रहा है। और अब यहाँ से कहानी बदल रही है, जिसमें अब फोकस राज्यों ने कैसा किया, नगर पालिकाओं ने कैसा किया, लोगों ने, हमने और आपने कैसा किया, इस पर चला जाएगा और मोदी एक प्रकार से कोरोना प्रूफ रहेंगे। तो मोदी जी इतने ऑडेशियस क्यों हैं, वो इतने बड़े ग्रेट गैम्बलर क्यों हैं और उनका हर काम चौंका देने वाला क्यों होता है? दरअसल मोदी जी पॉलिटिक्स में कोई रूटीन कहानी लिखने के लिए नहीं आए हैं। उनके तौर तरीकों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ये साफ हो जाता है कि इतिहास उन्हें कैसे याद करे, ये पहले से सोचकर उसका एक एक पैराग्राफ, एक एक पन्ना वो खुद लिखते हैं। इसमें हालात भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में किसी भी सरकार के विरोध और उसकी आलोचना के लिए पूरी गुंजाइश रहती है, लेकिन इस वक्त का जो विपक्ष है, इस वक्त का जो मीडिया है, वो इस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जो दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी भी कमजोरियां हम लगातार अपने सामने देख रहे हैं। इसीलिए मोदी के इस जगरनॉट को रोकने में कोई भी दूसरी चीजें, कोई भी दूसरे एक्टर न सक्षम है, न वो इस कहानी को समझ पाते हैं। ऐसे दर्जनों प्रसंग याद किए जा सकते हैं जहां मोदी जी का विरोध हो सकता था, लेकिन ये मुद्दे टिक नहीं पाए। 2 उदाहरण दिलाना चाहता हूं याद आपको। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो कहीं से भी पारदर्शिता का काम नहीं करता था, रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाता था। बड़ा ही अपारदर्शी सा एक टूल वो लेकर के आए और उसके बाद अब सेंट्रल विस्टा की बात हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे और ल्यूटियंस दिल्ली के पूरे सरकारी इलाके को एक नया रूप दे दिया जाएगा। इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े कल्पनातीत आइडियाज़ लेकर के आते हैं और सार्वजनिक स्क्रूटनी में वो पास भी हो जाते हैं। मोदी जी ये सब कैसे कर लेते हैं? राजनीतिक संदर्भ तो एक बात है जहां कमज़ोर विपक्ष, कमज़ोर मीडिया और कमज़ोर संस्थाएं उनको ये सब करने देती हैं, लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है। वो है कि उन्होंने राजनीति को एक मैनेजमेंट साइंस बना दिया है। एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन खड़ा कर दिया है जहां हर काम पर बारीकी से नजर रखी जाती है, एसओपी होता है, डेटा और फीडबैक के आधार पर काम करने का एक परफेक्ट मैनेजमेंट वो चलाते हैं। उनकी राजनीति का कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, सभी माध्यमों और डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों पर पकड़ कैसे बना करके रखनी है, मोदी जी इन सारी चीज़ों पर बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति को डायरेक्ट टू कंज्यूमर की तरह से डायरेक्ट टू वोटर बना दिया है, जिसमें ब्रांड और मार्केटिंग के मूल सिद्धांत का एकाग्र भाव से पालन होता है। और वो सिद्धांत है 3E: हाउ टू इंटरटेन, हाउ टू इंगेज, हाउ टू एक्साइट। इंटरटेन, इंगेज और एक्साइट, इस पर पूरी मेहनत की जाती है। युद्ध के मैदान में अगर किसी कमांडर के पास जीत का ऐसा तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो और हाथ में इतना कंट्रोल हो, तो मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि कोरोना काल के बाद जब हम नई दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहे होंगे, तब तक हम देखेंगे कि खतरों का ये खिलाड़ी किसी नई स्क्रिप्ट के साथ लोगों को रोमांचित करने के लिए कोई नई कहानी लेकर के सामने आ जाएगा। आत्मनिर्भर भारत शायद उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, राष्ट्रवाद का लॉजिकल नेक्स्ट लेवल है। और ये भी याद दिला दूं कि 2019 की शानदार जीत के बाद मोदी जी ने अपने पहले भाषण में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब नागरिकों के अधिकारों की बात नहीं, कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। भारत में कोई ये नेता कहे, ये भी एक ऑडेशियस काम है। इसीलिए इस थीम पर नजर रखिएगा। मोदी जी ने हमारे और आपके लिए होमवर्क दे दिया है। राष्ट्रवादी आत्मनिर्भरता में नागरिकों का हमारा आपका कर्तव्य।